Assalamualaikum. Welcome back to the channel New Era Engineering. This is the CCNA playlist. और आज हमारे CCNA playlist का जो concept है that is OSI reference model. ठीक है, तो OSI reference model जानने से पहले हम देखेंगे कि why OSI reference model. तो बेसिकली जो गेम है वो स्टार्ट हुई 1980s में. असल में हुआ क्या था, हमारे पास 1980s में अगर पीसीज थे, लेट्स से हमारे पास एक पीसी था, दिस इज PC1 एंड दिस इज PC2. ठीक है, मान के चलो ये जो हमारा PC1 है ये माइक्रोटेक का है. ठीक है, और मान के चलो ये HP का है. ठीक है, तो असल में 1980s में प्रॉब्लम क्या थी, ये जो हमारा PC1 था ये हमारे PC2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता था. रीजन बीइंग PC1 माइक्रोटेक वेंडर का था और PC2 HP वेंडर का था, जिस वजह से क्या होता था, ये दो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे. रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन ये था कि जो माइक्रोटेक था और जो HP था ये बेसिकली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट नेटवर्किंग लैंग्वेजेस को यूज करते थे. इसी तरह से हमारा अगर कोई और वेंडर था, लेट्स से हमारा और एक पीसी है, PC1 ऑफ वेंडर 1, ठीक है, एंड PC2 ऑफ वेंडर 2. किसी भी वेंडर का अगर होगा तो एक वेंडर का पीसी दूसरे वेंडर के पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता था और वो डेटा शेयर नहीं कर पाते थे. तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई, जब डेटा ही आपका शेयर नहीं हो पा रहा है, आप कोई लैन वैन कुछ भी कोई टोपोलॉजी क्रिएट नहीं कर सकते थे, या तो फिर आपको सिर्फ माइक्रोटेक के पीसीज लेने थे, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज को यूज करते थे. लेकिन अगर आप कोई और वेंडर लेते तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को जो है दूर करने के लिए हमारे पास आया ISO. ठीक है, इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो. तो ये मैंने थोड़ा बेसिक बोला कि क्यों ऐसे रेफरेंस मॉडल आया. तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास आया ISO, जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसने हमें मॉडल एक बोला कि आप एक मॉडल ले लो और उस मॉडल का नाम है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, जिसको हम ISO मॉडल बोलते हैं. ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि सारे वेंडर जो है इसी मॉडल के अकॉर्डिंग जो है डेटा को फ्लो कराएंगे. ठीक है, तो बोला कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा. अब तो जो वेंडर्स नेटवर्किंग लैंग्वेजेस को यूज करते थे, कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करता था, वैसा नहीं चलेगा. अब आप सबको क्या करना है, ISO के अकॉर्डिंग ही, जो ISO के प्रोटोकॉल से उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको जो है इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना है. तो आपका डेटा हमेशा इन 7 लेयर्स के थ्रू पास होना चाहिए. हर किसी वेंडर के लिए ये मैंडेटरी रहा. तो इससे क्या हुआ, हर कोई वेंडर आपस में डेटा शेयर करने लगा. ठीक है, तो ये जो ISO मॉडल है ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल मॉडल है. ठीक है, अब थ्योरेटिकल मॉडल और प्रैक्टिकल मॉडल में क्या डिफरेंस है. ठीक है, थ्योरेटिकल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकते हो. ठीक है, प्रैक्टिकल मॉडल में आप किसी नई टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसी का प्रैक्टिकल मॉडल जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज TCP/IP मॉडल. ठीक है, तो TCP/IP मॉडल हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है, लेकिन ये हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, पहले मॉडल को क्रिएट किया गया, उसके बाद उसी मॉडल के ऊपर, ये मॉडल था, मॉडल ये है, इस मॉडल के ऊपर प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट कराया गया. ठीक है, अब प्रैक्टिकल मॉडल में क्या हुआ, जैसे कि हमारा TCP/IP मॉडल है. ठीक है, TCP/IP मॉडल है हमारा, जो कि हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है. उसमें क्या किया गया, उसमें पहले प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट कराए गए, उसके ऊपर मॉडल को इंप्लीमेंट कराया गया. ठीक है, तो इसमें आप इजीली नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकते हो. ये बिल्कुल थ्योरेटिकल मॉडल है. अब आपको इसमें समझना क्या है, अब
आपसे कोई इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर आप किसी इंटरव्यू नेटवर्क L1 नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है। वो आपको ये बेस वगैरह तो नहीं पूछेगा इसकी, बट ये मैंने आपको फिर भी बोल दिया। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये देखना है कि 7 लेयर्स के थ्रू कैसे डेटा फ्लो होता है और हर किसी लेयर का अपना अपना क्या काम है, ये हमें देखना है। क्योंकि हमारे पास कौन से 7 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इन्हीं 7 लेयर्स के थ्रू हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है, हर कोई लेयर एक नई इंफॉर्मेशन जो है ऐड करती जाती है उस डेटा पैकेट को, जब तक वो फिजिकल लेयर तक पहुंचता है या वो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है। अगर डेटा टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है तो एप्लीकेशन लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, सेशन अपनी, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर इसी तरह से ये अपनी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। या अगर बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो कर रहा है डेटा, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिजिकल लेयर अपना ऐड करेगा, डेटा लेयर अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन हर कोई लेयर अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करती जाएगी। चाहे वो एनक्रिप्शन होगा, चाहे वो पीसी का नाम होगा, चाहे वो टाइप ऑफ सर्विस का होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अब इसमें आपको इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दीज लेयर्स, हाउ डेटा ट्रांसमिट्स थ्रू देम एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, कौन से प्रोटोकॉल्स इनमें यूज होते हैं, लाइक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, वो सब के बारे में पूछ सकता है। बाकी ये मॉडल आपको असल में ये थ्योरेटिकल मॉडल है, तो ये ऐसे समझ नहीं आता। ये बेसिकली जब आप अपना पूरा नेटवर्किंग कंप्लीट करते हो ना, सारी डिवाइसेस पढ़ते हो, नेटवर्किंग कंप्लीट करते हो, तब आपको बेसिकली ये OSI रेफरेंस मॉडल समझ आता है। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि किसकी क्या वर्किंग है और कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। राइट, सो वील स्टार्ट अप विद एप्लीकेशन लेयर। राइट, लेयर्स पढ़ने से पहले, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाता गया तो वीडियो फिर काफी लंबा जाएगा, तो लेयर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन इसमें ये होता है कि क्या डेटा टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करेगा, दिस और दिस, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करेगा डेटा, या ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक डिवाइस 1 है, दिस इज डिवाइस 1। ठीक है, ये मेरा दूसरा डिवाइस है, डिवाइस 2। ठीक है, लेट्स से देखो, अब मैं इनका यहां पे लिखता हूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी यही होगा, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, लेट्स से डिवाइस 1 ने एप्लीकेशन लेयर से डेटा भेजा। ठीक है, लेट्स से एप्लीकेशन लेयर पे डेटा भेजा, मतलब मान के चलो फेसबुक पे कोई मैसेज भेजी, तो ये कहां से जाएगा डेटा, वहां से फिजिकल लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, इसी तरह से सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर तक ये पहुंच गया। फिजिकल लेयर के बाद केबलिंग आती है, यानी कि ये डिवाइस जो होगा दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा, तो ये यहां के फिजिकल। ठीक है, तो यहां से डेटा ने क्या फॉलो किया, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, सो दिस इज द सेंडर, ये हमारा सेंडर है एंड दिस इज द रिसीवर। सेंडर के टाइम पे इसने क्या फॉलो किया, टॉप टू बॉटम अप्रोच। एप्लीकेशन लेयर से डेटा सीधा फिजिकल लेयर तक आया, और जैसे ही ये उसके फिजिकल लेयर तक पहुंचा, दूसरे डिवाइस के फिजिकल लेयर तक पहुंचा, वहां से इसने बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो किया। फिजिकल, फिर डेटा लिंक अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड इसके एप्लीकेशन लेयर। तो डायरेक्टली स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है, ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर आपको कैसे समझ आएगी, शॉर्ट में इतना याद रखना है। देखो, आप किसी भी एप्लीकेशन पे हो, लेट्स से आप व्हाट्सएप पे हो, आप वीचैट पे हो, फेसबुक पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, किसी भी एप्लीकेशन पे आप, लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे हो आप, या आप किसी और एप्लीकेशन पे, लेट्स से यूट्यूब पे हो, गूगल मीट पे हो, जूम मीटिंग पे हो, किसी भी एप्लीकेशन पे जब आप होते हो तो उस टाइम पे आपका डेटा एप्लीकेशन लेयर पे ही होता है, इसीलिए इसका नाम ही है एप्लीकेशन लेयर। राइट, अभी एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता है, कुछ नहीं, आपको एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कराता है। इसके भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये अपने प्रोटोकॉल्स, इसमें काफी सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, और वो किस पोर्ट के थ्रू डेटा को बाईपास करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब
प्रोटोकॉल्स तो आपको पता है, अब मैंने पोर्ट्स बताया कि किस पोर्ट के थ्रू डेटा जाएगा। तो पोर्ट बेसिकली आपका रास्ता होता है, ट्रैफिक के जाने का रास्ता होता है कि ट्रैफिक कहाँ से जाएगा। हमारे पास आपको ये याद रखना है कि टोटल हमारे पास जो पोर्ट्स होते हैं वो है 65,535 पोर्ट्स, आउट ऑफ विच 1024 पोर्ट्स आर रिजर्व्ड, जिसमें से हमारे 65,535 पोर्ट्स टोटल है हमारे पास, ठीक है। उसमें से हमारे 1024 पोर्ट्स रिजर्व्ड है, जो कि कोई यूज नहीं कर सकता है, जो कि रिजर्व्ड है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर यूज्ड बाय क्लाइंट्स। बाकी पोर्ट्स जो है क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स ये जानते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है HTTP। ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ना तो HTTP वहां पे लिखा होता है www, ठीक है, या पहले लिखा होता है HTTP/, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए HTTP जो है प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये किस पोर्ट को यूज करता है? ये करता है यूज पोर्ट नंबर 80 को। आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि HTTP कौन से पोर्ट को यूज करता है, सो ये पोर्ट नंबर 80 को यूज करता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोटोकॉल है दैट इज HTTPS, ये इसी का दूसरा भाई है, ठीक है। तो पहला हमारा था HTTP, ये भी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर ये S क्या है? S का मतलब है सिक्योर, यानी कि ये एनक्रिप्टेड होता है। किसी भी आप ऑफिशियल एनक्रिप्टेड वेबसाइट पे जाओगे जहां पे क्रेडेंशियल्स आपकी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेट्स से आप किसी बैंक के वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहां पे HTTPS से आप लॉग इन करते हो, ठीक है। HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। और ये पोर्ट नंबर 443 को यूज करता है, पोर्ट 443 को ये यूज करता है, यानी कि पोर्ट 443 के थ्रू आपका डेटा जाता है, ठीक है। तो सिक्योर वेबसाइट के लिए। तीसरा हमारे पास जो है प्रोटोकॉल है वो है FTP, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। किसी भी फाइल को अगर आपको शेयर करना है तो वो किसके थ्रू होता है? FTP के थ्रू, जिसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। और ये यूज करता है दो पोर्ट्स को। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दो पोर्ट्स को एट अ टाइम यूज करता है, दैट इज पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21। 20 फॉर मेंटेनिंग कनेक्शन एंड 21 फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, राइट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? किसी भी फाइल को अगर शेयर करना है तो उस टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि दो पोर्ट्स को यूज करता है, दैट इज पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21, ठीक है। दो पोर्ट्स को यूज क्यों करता है? क्योंकि 20 से ये कनेक्शन को मेंटेन रखता है, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी को मेंटेन रखता है ये पोर्ट नंबर 20 से। एंड 21 से क्या करता है? आपको अपलोड करनी है एंड दूसरा रिसीवर उसको डाउनलोड करेगा, तो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए पोर्ट नंबर 21 को ये यूज करता है। तो ये तीन प्रोटोकॉल्स आपको क्लियर हो गए। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे। एक और प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका नाम है टेलनेट, सॉरी, इसको हम बोलते हैं टेलनेट, ठीक है। और इसके बाद एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं SSH। Telnet is basically telephonic network and SSH is basically secure shell। ये भी दो प्रोटोकॉल्स हैं। ये दो प्रोटोकॉल्स क्यों यूज होते हैं? टू रिमोटली एक्सेस ए डिवाइस, राइट। और ये किस पोर्ट को यूज करता है? टेलनेट हमारा यूज करता है पोर्ट नंबर 23 को, और हमारा सिक्योर शेल जो है वो यूज करता है पोर्ट नंबर 24 को। 24 ये हमारा पोर्ट है।
टेलनेट क्या है? बेसिकली टेलीफोनिक नेटवर्क है। सिक्योर शेल क्या है? एसएसएच क्या है? सिक्योर शेल है, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल्स क्या है? किसी भी डिवाइस को रिमोटली अगर एक्सेस करना होता है, लेट्स से मेरा कोई ऐसा पीसी है जिसको मैं फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकता हूं, वो कहीं और पे है, कैलिफोर्निया में है, मैं इंडिया में हूं, मुझे उसको रिमोटली एक्सेस करना है, विदाउट फिजिकल टच मुझे उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए ये दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, राइट। पोर्ट नंबर 23 एंड पोर्ट नंबर 24 को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, विच इज बेसिकली SMTP। ये हमारे मेलिंग के लिए यूज होता है। इसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मेल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, राइट। और ये पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है, राइट। और हाँ, क्लाइंट। तो SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेलिंग के लिए याद रखना है, दो प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं। एक तो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? ये पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है मेलिंग के लिए। अगर आपको कहीं पे भी मेल भेजनी है तो उस टाइम पे ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है, राइट। एंड ये मेनली हम यूज करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, राइट। क्लाइंट से सर्वर तक अगर मेल भेजनी है, या सर्वर से क्लाइंट तक अगर आपको मेल भेजनी है वापस, तो उसके लिए यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मेलिंग के लिए ही दूसरा प्रोटोकॉल एक भी है, दैट इज बेसिकली POP3। इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये क्या है? ये भी मेलिंग का प्रोटोकॉल ही है, लेकिन ये दूसरे पोर्ट को यूज करता है। ये यूज करता है पोर्ट नंबर 1110 को, 110 पोर्ट नंबर को यूज करता है, 110 पोर्ट नंबर के थ्रू डेटा को भेजता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अगर दोनों मेलिंग के लिए यूज होते हैं, नहीं, डिफरेंस ये है कि ये क्लाइंट टू सर्वर मेलिंग के लिए यूज होता है और ये सर्वर टू सर्वर मेलिंग के लिए यूज होता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दो थे? मेलिंग के दो प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर जरूरी याद रखना है, राइट। इसके बाद जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज DNS। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सर्विस। कोई भी डोमेन नाम देना, किसी IP एड्रेस को डोमेन नाम देना, वो किसका काम है? DNS का काम है। ये पोर्ट नंबर 53 को यूज करता है, राइट। अभी DNS क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, लेट्स से मेरे पास एक IP एड्रेस है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक IP एड्रेस है विच इज 8.8.8.8, ठीक है। ये IP एड्रेस को अगर मैं डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे डालता हूं तो ये एक्सेस करेगा गूगल को, ठीक है। अब इस IP एड्रेस का डोमेन नेम क्या है? इसका डोमेन नेम है google.com। बस यही काम है DNS का, IPs को डोमेन नेम देना, ठीक है। डोमेन नेम उनको देना, ठीक है। अब आप 8.8.8.8 क्लिक करो, आप वहीं पहुंचोगे। आप google.com लिखो, आप तब भी वहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो DNS का काम क्या है? डोमेन नेम देना। तो क्या है आपके लिए पॉसिबल है किसी भी IP एड्रेस को याद रखना? लेट्स से 192.168.1.1 किसी एक वेबसाइट का है, फेसबुक का है, मान के चलो इंस्टाग्राम का है 192.168.1.7। तो आप ऐसे याद नहीं रख सकते हो ना, आप ऐसे हर कोई डोमेन नेम दिया जाता है IP एड्रेस को, एंड वो काम किसका है? DNS का काम होता है। ये पोर्ट नंबर 53 को यूज करता है, राइट। एंड ये इसके पास सारे, एक चीज याद रखना, इसके पास एक डायरेक्टरी होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डोमेन रूट डायरेक्टरी। ये इसके पास एक डायरेक्टरी होती है, इसमें इसके सारे IP एड्रेसेस के डोमेन नेम्स लिखे होते हैं। तो ये उसी डोमेन रूट डायरेक्टरी से उनमें सेव करता है और वहीं से उनको निकालता भी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक और है, दैट इज बेसिकली DHCP। इसका नाम क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये यूज करता है पोर्ट नंबर को यूज करता है, ठीक है। तो अब DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका काम क्या आता है? DHCP सर्विस एक होती है बेसिकली, अगर आपको सपोज आपके पास 5-6 PCs है, ठीक है,
तो आप उन पीसीज पे मैनुअली अगर आईपीस पंच करते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा सर्विस, एक प्रोटोकॉल है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपको मैनुअली पंच करने की जरूरत नहीं, आप इसको बस रेंज दे देते हो, ये ऑटोमेटिकली उन पे आईपीस डाल देता है। इसका काम यही होता है और ये पोर्ट नंबर 67 को यूज करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है आईसीएमपी। तो इसके बाद हमारे पास जो एक और प्रोटोकॉल है, लास्ट वाला पढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली आईसीएमपी, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको एक और नाम भी बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल 1। इट इज बेसिकली द पिंग रिक्वेस्ट। समझाता हूं क्या आईसीएमपी क्या है। ये बेसिकली पिंग रिक्वेस्ट होती है। आईसीएमपी एक डेटा पैकेट होता है, ठीक है, ये हम भेजते हैं, इसको हम पिंग रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक पीसी है, लेट्स से दिस इज पीसी 1 एंड पीसी 2 है। फिजिकली ये आपस में कनेक्ट है, इनके ऊपर प्रोटोकॉल्स वगैरह, इंटरफेसेस वगैरह आप है, सारी टोपोलॉजी मेंटेन करके रखिए। अब मुझे देखना है कि क्या मैं पीसी 1 से पीसी 2 तक डेटा शेयर कर सकता हूं, क्या मुझे एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। तो इसके लिए मैं इसको आईसीएमपी पैकेट भेजता हूं पीसी को, और वो रिप्लाई करता है वहां से। इसी को हम बोलते हैं पिंग रिक्वेस्ट। बेसिकली ये ऐसा है कि मैं पीसी हूं और वहां पे दूसरा पीसी है, मैं इसको ये बोलता हूं कि हे आर यू देयर, तो वो वहां से रिप्लाई करता है मुझे यस आई एम हियर। तो इतना ही होता है। उससे क्या पता चलता है, तो इसको जो हम यहां से हाई बोलते हैं उसको बोलते हैं इको, एंड जो ये वहां से रिप्लाई भेजता है दैट इज बेसिकली इको रिप्लाई। इको रिप्लाई सेंडर, हाँ, सेंडर क्या भेजता है, इको। रिसीवर क्या भेजता है, इको रिप्लाई। ये वापस भेजता है इको रिप्लाई। उससे क्या पता चलता है कि हाँ भाई एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आईसीएमपी, या इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल 1 भी। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब भाई एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर पे हमारा डेटा पहुंच गया, अब किस पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, सो प्रेजेंटेशन लेयर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन। ये बेसिकली क्या करती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये डेटा को ट्रांसलेट करती है। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन से क्या होगा, ड्यू टू विच translated data on one system can be understood by the presentation layer of other system। मैंने लिखा के पहले वो पढ़ते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, ये डेटा ट्रांसलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये हमारे डेटा को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। अब उस ट्रांसलेशन से क्या होता है, उससे क्या होता है, ड्यू टू विच ट्रांसलेटेड डेटा ऑन वन सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ अदर सिस्टम। हाँ बिल्कुल सही है। जिससे क्या होगा कि ट्रांसलेटेड डेटा जो होगा, ये डेटा को जैसे ट्रांसलेट करेगा, ये उसको इस तरीके में ट्रांसलेट करता है ताकि जब ये डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचे और ये रिसीवर के प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचे, तो उस रिसीवर का प्रेजेंटेशन लेयर भी इस डेटा को समझना चाहिए। इस हिसाब से ये इसको ट्रांसलेट करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये साथ ही साथ और 3 चीज करता है। एनक्रिप्शन करता है, और क्या करता है, कंप्रेशन करता है, और क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है। अब ये चीजें मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये तो आपको पता ही होगी। एनक्रिप्शन में क्या होता है, ठीक है, एनक्रिप्शन में क्या होता है,
एनक्रिप्शन में बेसिकली आपका प्लेन टेक्स्ट जो होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, वो कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टेड टू साइपर टेक्स्ट। हाँ, इसमें क्या होता है, आप प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, उसी को बोलते हैं एनक्रिप्शन। एंड एनक्रिप्शन के लिए प्रेजेंटेशन लेयर ही रेस्पॉन्सिबल रहती है, यही डेटा को आपको एनक्रिप्ट करके देती है, ताकि बीच में कोई भी आए उसको डेटा समझ ना आए, सिर्फ रिसीवर डिक्रिप्ट कर पाए और रिसीवर को ही वो डेटा समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन टेक्स्ट तो कोई भी समझ सकता है, ये उसको एक साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है यूजिंग क्या कह सकते हैं इसको, मनी स्टैंडर्ड कोड्स, लाइक वी हैव ASCII कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स हमारे पास होते हैं, उनको ऐड करके या बहुत सारे सिक्योरिटी कीज वगैरह ऐड करके ये क्या करती है, उनको साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, ताकि वो सिर्फ रिसीवर को समझ में आए। बीच में कोई हैकर आ जाए जो कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी करे या आपकी डेटा को स्टील करने की कोशिश करे, उसको वो डेटा समझ नहीं आता है। अच्छा, कंप्रेशन फॉर्मेटिंग तो पता है, कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में आपकी डेटा को कंप्रेस किया जाता है, सुइटेबल कंप्रेशन बनाया जाता है कि ताकि वो नेक्स्ट लेयर तक इजीली एक हेडर ऐड करके नेक्स्ट लेयर तक इजीली पहुंच जाए, डेटा को कंप्रेस किया जाए। ठीक है, और फॉर्मेटिंग में इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रेजेंटेशन लेयर। अब हम सीधे आएंगे सेशन लेयर पे। ओके, तो अब सीधे बात करते हैं सेशन लेयर की। ठीक है, अब मैंने आपके लिए लिख के रखा है थोड़ा बहुत। तो सेशन लेयर का काम क्या है, सेशन लेयर नाम से ही पता चलता है, ये एस्टैब्लिश सेशन, टर्मिनेट सेशन एंड मेंटेन सेशन। ये सेशन को एस्टैब्लिश भी करता है, उसको एंड भी करता है और बीच में उसको मेंटेन भी करता है। ठीक है, अब ये सेशन क्या है, सेशन है आप किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो तो आप किसी सेशन आपके बीच में और उस सर्वर के बीच में एक सेशन क्रिएट होता है। लेट्स से मेरे पास एक पीसी है, दिस इज अ पीसी, लेट्स से दिस इज पीसी। ठीक है, आपका मोबाइल फोन है, पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है, एंड क्लाइंट है। ठीक है, इसको क्लाइंट बोलते हैं या एंड क्लाइंट बोलते हैं। तो ये जब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है ना, सर्वर, कितने सर्वर है, मिलियंस ऑफ सर्वर है। अब किस सर्वर के साथ ये कनेक्ट होगा, किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है। लेट्स से इसने फेसबुक खोला, ठीक है, इसने अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल दिया फेसबुक पे, तो ये किसके सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ। अगर ये फेसबुक चाहता है कि मैं फेसबुक खोलूं तो इसको किसके सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, फेसबुक के ही सर्वर के साथ, फेसबुक सर्वर के साथ। ठीक है, अब सर्वर क्या है, सर्वर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, सर्वर भी एक ऐसी मशीन है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसमें फेसबुक का सारा डेटा हुआ है। ठीक है, उसी में सारा डेटा है। ठीक है, अब ये सेशन एस्टैब्लिश करता है। पहली बात, ये एस्टैब्लिश सेशन, ये कैसे सेशन को एस्टैब्लिश करेगा, ये इसको एक सिंक बिट भेजता है। क्या भेजता है, सिंक बिट। ये जो सेंडर है, क्लाइंट है, जो मैं यूज कर रहा हूं, जैसे ही मैंने फेसबुक एप्लीकेशन खोली तो सर्वर के साथ बैकएंड पे होता क्या है जो हमें पता ही नहीं होती है, ये उसको एक सिंक बिट भेजता है कि आई वांट सिंक्रोनाइजेशन, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं। वो वहां से वापस क्या भेजता है, वो वहां से भेजता है सिंक एक्नॉलेजमेंट, सिंक एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, आप अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। और ये फिर से यहां से वापस भेजता है एक्नॉलेजमेंट एक। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉग इन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लॉग इन टाइम बोलते हैं, लॉग इन टाइम। ठीक है, अब इस यूजर ने फेसबुक पे ये जो 3 है ना, यहाँ पे जैसे ही यहां से क्लाइंट ने सिंक भेजा, वहां से उसने सिंक एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर वापस क्लाइंट यहां से एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो इसको बोलते हैं हम 3-वे हैंडशेक, जो कि एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में होता है। और जैसे ही ये उस सर्वर को एक्सेस करता है, उस टाइम को बोलते हैं लॉग इन टाइम, यानी कि एस्टैब्लिश हो गया है कनेक्शन। ठीक है, अब टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट कैसे होगा, अच्छा, बीच में मेंटेन कर रहा है कनेक्शन को, ये तो पता ही है ना। अब मैं फेसबुक चला रहा हूं 1 घंटे तक, 1 घंटे तक किसने मेंटेन किया, सेशन लेयर ने ही मेंटेन रखा। मैं फेसबुक चला रहा हूं ना, तो 1 घंटे तक या 2 घंटे तक, जितने टाइम तक मैं फेसबुक चला रहा हूं, तब तक कौन मेंटेन कर रहा है सेशन को, सेशन लेयर ही कर रहा है। अब टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट है जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को, मैं फेसबुक एप्लीकेशन को फोन से उठाया और यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे ये सर्वर के साथ बातचीत करना बंद कर देता है,
ये सर्वर को भेजता है, ये इसी सर्वर के साथ है ना, ठीक है। तो ये इस सर्वर को भेजता है फिनिश बिट, FIN, इसको बोलते हैं फिनिश बिट, ठीक है। ये उसको बोलता है नाउ, मैंने यहां से एप्लीकेशन क्लोज की, अब ये क्लाइंट क्या भेजता है, इसको फिनिश बिट भेजता है। भाई अब मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है, मैं आपको फिनिश बिट भेज रहा हूं, और वो वहां से वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है आपको नहीं करनी है तो खत्म, हम दोनों के बीच में बातचीत खत्म। और इसको बोलते हैं लॉग आउट टाइम, लॉग आउट टाइम, लॉग आउट टाइम। तो यहां पे सर्वर के साथ इसने टर्मिनेट कर दिया सेशन को, अब इसके साथ सर्वर के साथ ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम भी आपको समझ में आ गया कि कब लॉग इन होता है, जब सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब सर्वर के साथ बातचीत खत्म होती है उसको लॉग आउट टाइम बोलते हैं। अब एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम्ड आउट। उतना टाइम नहीं है बोलने का क्योंकि ये फिर बड़ा वीडियो बन जाएगा। सेशन टाइम आउट क्या होता है बेसिकली, अब ऐसे सर्वर्स भी होते हैं ना जिन पे ऐसे प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं कि भाई सर्वर टाइम आउट होता है, कुछ सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाता है। जैसे कि आप किसी क्रेडेंशियल वाली साइट पे जाओ, आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप क्या करते हो, जब भी आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है ना, लेट्स से आपको ओटीपी आ गया, ओटीपी का आपको 1 मिनट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वर प्रोटोकॉल्स होते हैं। 1 मिनट तक अगर आपने ओटीपी दिया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या दिखाता है, सेशन टाइम्ड आउट। नहीं भाई, ये बहुत सिक्योर वेबसाइट है, यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेशन टाइम आउट, आपको नए से ओटीपी जनरेट करना पड़ता है, रीसेंट ओटीपी। तो ये 3 भी आपको समझ आ गई, ठीक। अब डेटा कहां से आया, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट तक पहुंच गया है भाई आपका डेटा। यानी कि सेशन ने अपनी इंफॉर्मेशन, अपने हेडर्स वगैरह ऐड करके आपके ट्रांसपोर्ट लेयर तक आपके डेटा को भेज दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, लिखा है मैंने, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, एंड टू एंड पैकेट्स को डिलीवर कराना सेफली, ये किसका काम है। और एक चीज याद रखना, इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल, इसका हार्ट भी बोला जाता है किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, ठीक है, आपके पैकेट्स को सेफली डिलीवर करना रिसीवर तक, ये किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। प्रोटोकॉल्स वर्क हियर, जितने भी मैंने प्रोटोकॉल्स बताए थे ना आपको, HTTP, FTP, SMTP, POP3, जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स ना वो असल में इसी लेयर में काम करते हैं, ठीक है। और असाइंस पोर्ट नंबर्स, यही बेसिकली पोर्ट नंबर असाइन करता है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था 65,535 पोर्ट्स हमारे पास टोटल है, जिसमें हमारे 1024 पोर्ट्स क्या है, रिजर्व्ड, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर यूज्ड बाय क्लाइंट्स, राइट। तो उन पोर्ट्स को असाइन कौन करता है, वो बेसिकली यही ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हार्ट ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल है, बेसिकली इसी का काम है उन पोर्ट्स को असाइन करना। एंड बेक्स डेटा इनटू सेगमेंट्स, बेक्स डेटा इनटू सेगमेंट्स का मतलब है आपके डेटा को ये बंच में नहीं भेजता है, ये बेसिकली उनको सेगमेंट्स में भेजता है इजीली। तो ये ब्रेक्स इनको कौन करता है सेगमेंट्स में, ये काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का है। सबसे बड़ा काम जो ट्रांसपोर्ट लेयर का है, विच इज बेसिकली द सर्विस, वो है सर्विस। कि सर्विस TCP रहेगी या UDP रहेगी, सबसे बड़ा काम हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि ये किस सर्विस के थ्रू आपको आपके डेटा को भेजेगा, वेदर TCP, वेदर इट विल फॉलो TCP सर्विस और इट विल फॉलो UDP सर्विस। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बाकी मत देखो अभी, ये देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या है, TCP है। एंड UDP क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। बेसिकली ये टाइप ऑफ सर्विस होती है। अब मैंने यहां पे बोला है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है, ये स्लो है और ये फास्ट है। एक्नॉलेजमेंट, ACK का मतलब है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, नेसेसरी है एंड नो एक्नॉलेजमेंट। हाँ, अभी कैसे समझोगे आप इसको, समझने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो वो वेट करता है फॉर द एक्नॉलेजमेंट, सेम केस है, यहाँ पे 2 सर्विसेज है। एक सर्विस वो है जो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगी, भाई जब तक मुझे सर्वर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है मैं तब तक सेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, मैं सेशन को मेंटेन नहीं रख सकता। एक और सर्विस है जो बोलती है भाई मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपके एक्नॉलेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये 2 सर्विसेज है। इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नेसेसरी है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं है।
अब एक्नॉलेजमेंट क्यों जरूरी है, ये ज्यादातर यूज कहां पे होता है, मोबाइल बैंकिंग में। अब टीसीपी मोबाइल बैंकिंग में क्यों ज्यादा यूज होता है, जैसे कि हमारी नेट बैंकिंग हो गई, जैसे कि आपको किसी को ट्रांजैक्शन करनी है, राइट। अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हो, लेट्स से 1 लाख का ट्रांजैक्शन करते हो, मान के चलो उसको 50,000 ही हो गए या उसको 2 लाख हो गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का वेट ये जरूरी करता है। अगर मैंने बोला है कि मुझे 1000 रुपीज ट्रांसफर करने, तो 1000 ही होने चाहिए भाई, इसमें कोई ये ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में अगर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल वाली सर्विस देखोगे, वहां पे क्या एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता है। जैसे कि ये किस में यूज होता है, वीडियो कॉलिंग में यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग में यूज होता है, ठीक है। चलो ठीक है, पबजी वगैरह तो बहुत सारे खेलते होंगे। पबजी जब खेलते हो तो उसमें कभी कभार पिंग हाई चला जाता है, कभी लो चला जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें कभी आपके पिक्सल्स वगैरह ब्रेक हो जाते हैं। तो वहां पे डेटा का मसला नहीं है, डेटा लॉस हो जाए, पिक्सल्स आपके लॉस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक्नॉलेजमेंट का वेट ही नहीं करता है, ठीक है। इससे यूजर को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। या वीडियो कॉलिंग में आपका क्लैरिटी अच्छी आ रही है, पिक्सल्स अच्छे आ रही है, कभी कभार कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का वेट ही नहीं करते, तो कभी कभार आपकी वीडियो कॉलिंग में जो पिक्सल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, कभी कभार वो अच्छा दिखता नहीं है सामने, या गेमिंग में लैग वगैरह चलती है, तो वहां पे चलता है, ठीक है भाई, ये मैं मान सकता हूँ। ये बोलता है यूडीपी, हाँ मैं ये मान सकता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन टीसीपी बोलता है भाई मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ज्यादातर मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज होता हूँ, मैं क्रेडेंशियल, जहां पे क्रेडेंशियल्स मस्ट होते हैं उस वेबसाइट के लिए यूज होता हूँ। तो भाई मुझे यहाँ पे ये नेग्लिजेंस नहीं चाहिए, मुझे अगर 1000 रुपया ट्रांसफर करना है तो 1000 ही होना चाहिए, 1 लाख ट्रांसफर करना है तो 1 लाख ही ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई कोताही नहीं चल सकती है। तो ये डिफरेंस होती है टीसीपी सर्विस और यूडीपी सर्विस में। और ये कौन डिसाइड करता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल यही डिसाइड करता है कि कौन सी सर्विस यूज होगी, वेदर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होगा और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेटवर्क लेयर पे। तो अभी क्या हुआ, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा भेजा किसको, नेटवर्क लेयर को, और अपना हेडर वगैरह ऐड करके भेजा है नेटवर्क लेयर को। अब नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत कम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कम भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, हर किसी लेयर की अपनी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क लेयर डील्स विद राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो इसका काम है बेसिकली आपके जो डेटा पैकेट्स होते हैं, पहली बात तो ये कि डेटा इनटू पैकेट्स याद रखना, यहाँ पे डेटा पैकेट्स में होता है, ठीक है। डेटा बेसिकली हमारे ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 2 किस्म में होता है, 2 टाइप्स में होता है, या तो फ्रेम्स में रहेगा या तो पैकेट्स में रहेगा। बट चूंकि ये नेटवर्क लेयर है तो यहाँ पे हमारा डेटा ब्रेक किया जाता है पैकेट्स में, एंड उन डेटा, छोटे छोटे डेटा पैकेट्स जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं बेसिकली डेटा पैकेट्स, ठीक है। और ये क्या करता है नेटवर्क लेयर, ये डील करता है किसके साथ, राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। अभी डिफरेंट नेटवर्क्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स का मतलब है लैन नेटवर्क हो सकता है या कोई वैन नेटवर्क हो सकता है, कोई लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है या कोई वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में या किसी भी वाइड एरिया नेटवर्क में राउटर की हेल्प से उस डेटा पैकेट को राउट कराना, ठीक है, एक राउटर से लेकर दूसरे राउटर तक उसको राउट कराना, उसका पाथ चेंज कराना, वो काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है। एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, और लॉजिकल एड्रेसिंग भी असाइन करता है कौन, क्योंकि आप राउटर पे आ गए हो तो राउटर क्या समझता है, आईपी एड्रेस, ठीक है, राउटर आपका समझता है आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है, यानी कि आईपी एड्रेसिंग की जाती है। तो यही वो लेयर है जो आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है, राइट। यही लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग करती है, आपके आईपी एड्रेसेस को असाइन करती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क्स, यहाँ पे जो यूज होते हैं वो राउटर्स यूज होते हैं, क्योंकि राउटर्स ऑपरेट है। राउटर्स क्या होते हैं, ये आपके डेटा को फ्लो करवाते हैं, आपके डेटा का राउट चेंज करवाते हैं, किन डिवाइसेस का, अनलाइक डिवाइसेस का, ठीक है, राइट। जैसे कि लाइक डिवाइसेस के लिए हमारे पास स्विच वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे अनलाइक डिवाइसेस के लिए हमारे पास राउटर्स होते हैं जो कि डेटा को राउट करते हैं। तो ये क्या करता है, ठीक है भाई, उस डेटा पैकेट को राउट कराने का काम किसका, नेटवर्क लेयर का है। लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेस भी यही असाइन करेगा उसको, बेस्ट पाथ। अब इसको किस पाथ से जाना है, ठीक है, ये राउटर 1 है, मान के चलो ये R1 है, ये R2 है,
ठीक है। और ये मान के चलो R3 है, राउटर 3 है। तो मैं राउटर 1 को बोल रहा हूँ यहाँ से डेटा पैकेट जाना चाहिए R3 तक। इस डेटा पैकेट को मुझे R3 तक भेजना है, R1 से R3 तक भेजना है, ठीक है। अब ये किसकी मर्जी है, ये R1 से डायरेक्ट R3 भेजे या R1 से पहले R2 जाए या फिर R3 को भेजे। तो दिस इज बेसिकली द पाथ सिलेक्शन। तो पाथ सिलेक्शन का काम भी नेटवर्क लेयर का ही होता है, ठीक है। तो बेस्ट पाथ ये खुद ही चूज करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है, ठीक है, इसी डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। सो ये भी मैंने बता दिया कि राउटर्स ऑपरेट एट दिस लेयर। तो इस लेयर पे इसको बोलते हैं राउटर्स लेयर 3 डिवाइसेस भी हम इनको बोलते हैं। राउटर्स आर, दिस इज द रीजन बेसिकली आपका जो नेटवर्क लेयर है, दिस इज द लेयर 3। दिस इज द रीजन व्हाई राउटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लेयर 3 डिवाइसेस, राइट। तो इसमें हमारे कौन से आईपी जो होता है, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एड्रेस, ये असाइन किया जाता है। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल भी इसमें यूज होता है, जिसको मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में ही डिस्कस किया था कि ये पिंग रिक्वेस्ट होती है, किसी को पिंग रिक्वेस्ट अगर भेजनी होती है। ये अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, अपना हेडर ऐड करेगा और डेटा को पहुंचाएगा कहाँ तक, डेटा लिंक लेयर तक। अब हमारे पास दो ही लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। डेटा पहुंचा हमारे डेटा लिंक लेयर तक, ठीक है। सो मैंने बोला था कि जब नेटवर्क लेयर में डेटा को ब्रेक किया जाता है, जब नेटवर्क लेयर डेटा को ब्रेक करती है वो पैकेट्स में ब्रेक करती है। सिमिलरली यहां पे भी ये डेटा को ब्रेक करती है, बट पैकेट्स में ब्रेक नहीं करती है, फ्रेम्स में ब्रेक करती है। यहां पे जो डेटा का नाम दिया जाता है दैट इज बेसिकली डेटा फ्रेम्स, और उन्हीं डेटा फ्रेम्स को फ्लो किया जाता है फिर फिजिकल लेयर के थ्रू, राइट। दूसरा काम इसका है मैक एड्रेसिंग। मैंने दो एड्रेसिंग बोली थी, एक मैंने बोला आईपी एड्रेसिंग, दूसरा मैंने बोला मैक एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग क्या था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो हम देते हैं, आईपी एड्रेस लेट्स से 192.168.1.1, क्लास ए आईपी, क्लास बी आईपी, क्लास सी आईपी, कोई भी आईपी देना, ठीक है, दैट इज आईपी एड्रेसिंग। अब मैक एड्रेसिंग क्या है, डेटा को मैक एड्रेस भी देना पड़ता है, ठीक है। मैक एड्रेस इज बेसिकली फिजिकल एड्रेस, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। मैक एड्रेस इज क्या होता है, ये क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, या हम इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस भी। अब ये फिजिकल एड्रेस कौन देता है, ये बेसिकली आपका वेंडर देता है, ठीक है। आपको किसी भी वेंडर का डेस्कटॉप होगा, किसी भी वेंडर का फोन होता है, तो वो वेंडर का काम होता है उसको फिजिकल एड्रेस देना। लेकिन डेटा लिंक लेयर ही वो लेयर होती है जो कि आपके मैक एड्रेस को समझती है और उनको असाइन भी करती है, ठीक है। सो दिस इज द फिजिकल एड्रेस, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये काम भी डेटा लिंक लेयर का ही है। किसी भी एरर, कोई भी आपके डेटा में एरर आता है तो उसको डिटेक्ट भी डेटा लिंक लेयर करती है और उस एरर को करेक्ट भी डेटा लिंक लेयर ही करती है। अब इसके दो सब लेयर्स है, वन इज एलएलसी एंड अनदर इज मैक लेयर, ठीक है। एलएलसी क्या है, एलएलसी इज बेसिकली, यहां पे लिखता हूं मैं एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। और मैक लेयर बताया है मैंने ऑलरेडी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो एलएलसी क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। हमारे डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स है, वन इज एलएलसी एंड अनदर इज मैक लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। एलएलसी क्या चेक करता है, एलएलसी चेक करता है, इट चेक्स आफ्टर द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा। बेसिकली ये डेटा की इंटेग्रिटी को चेक करता है। इसका मतलब ये है कि जिस फॉर्मेट में डेटा गया है क्या वो उसी फॉर्मेट में वापस भी आया है। तो ये काम चेक करना, इसको बोलते हैं डेटा इंटेग्रिटी, एंड ये काम भी चेक करता है हमारा डेटा लिंक लेयर, राइट। डेटा लिंक लेयर की कौन सी सब लेयर करती है, एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। और मैक लेयर क्या करती है, इट असाइंस मैक एड्रेस टू द डेटा। इसका सिंपल सा काम है, मैक एड्रेस को असाइन कर दो, आपका जो भी फिजिकल एड्रेस होता है जो वेंडर ने दिया होता है उसी को डेटा को असाइन करती है, दैट्स इट, राइट। इसके बाद सिंपल हमारी छोटी सी लेयर है, दैट इज बेसिकली फिजिकल लेयर। लीजिए, हमारी डेटा लिंक लेयर ने हमारे फिजिकल लेयर तक डेटा को पहुंचा दिया है, अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की है, अब फिजिकल लेयर तक डेटा पहुंचा है। फिजिकल लेयर, दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल व्हिच डील्स विद फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर नेटवर्क मीडियम। तो ये एक ऐसी लेयर है जो आपके डेटा को एक मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स को छोड़ो, अब डेटा आ गया है केबलिंग तक।
ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाया था, ये PC1 है, यहां से डेटा फ्लो होके PC2 तक मुझे चाहिए। सारी लेयर्स को 7 लेयर्स को क्रॉस करके ये डेटा यहां तक पहुंचा फिजिकल लेयर पे। अब किसके थ्रू जाएगा? फिजिकल लेयर यानी कि किसके थ्रू? केबलिंग के थ्रू। ये केबल है बीच में। अब केबल के थ्रू डेटा को फ्लो करवाना है, और वो काम किसका है? फिजिकल लेयर का है। ठीक है, तो किसी भी, क्या बोलते हैं इसको, मीडियम के थ्रू उस डेटा को ट्रांसमिट करवाना, उसको बोलते हैं, वो काम है फिजिकल लेयर का। ठीक है, नेटवर्क मीडियम। अब नेटवर्क मीडियम क्या हो सकता है? केबल हो सकती है भाई, क्या हो सकता है? वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अब इसमें कौन से डिवाइसेस काम होते हैं? जैसे केबल्स होती है, कनेक्टर होते हैं, स्विच होते हैं। ठीक है, केबल्स क्या होती है? तारे। कनेक्टर्स क्या होती है? तारों के आगे जो कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टर। सो लेट्स से यहाँ पे केबल है, इसको यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, वो इस पीसी के इंसर्ट होगा, और ये वाला यहाँ का कनेक्टर इस पीसी में इंसर्ट होगा। तो वो कनेक्टर्स भी क्या आते हैं? लेयर 1 डिवाइसेस आते हैं। जो भी फिजिकल लेयर में डिवाइसेस आते हैं उनको लेयर 1 डिवाइसेस भी बोला जाता है। ठीक है, कनेक्टर्स भी आ गए, स्विच भी आ गए। अब स्विच क्या थे? जैसे मैंने राउटर्स बोला था, वो अनलाइक डिवाइसेस को कनेक्ट करते, इसी तरह से स्विच हमारे लाइक डिवाइसेस को कनेक्ट करते। मेरा एक पीसी, PC1, PC2, PC3, मेरे 3 पीसीज है, इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में एक स्विच के थ्रू। ठीक है, स्विच का काम क्या है? इसको कुछ समझ नहीं आता है, नो इंटेलिजेंस, नो इंटेलिजेंस, इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, इसको आईपी समझ नहीं आता है, इसको कुछ भी समझ नहीं आता है। ये बस डेटा को बाईपास करता है, लाइक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, स्विच भी आ गए। ठीक है, तो ट्रांसमिट जीरोस एंड वंस। तो इस लेयर में ट्रांसमिट किया जाता है डेटा जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि रॉ डेटा को भेजा जाता है, 0 1 1 के फॉर्मेट में भेजा जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? फिजिकल मीडियम के थ्रू। केबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हब वगैरह भी जो होते हैं हमारे, वो भी यही लेयर के डिवाइसेस है। ब्लूटूथ भी है, क्योंकि मैंने बोला एयर भी हो सकता है मीडियम। यूएसबी जो हमारा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, वो भी आता है किसमें? फिजिकल लेयर। सो दिस वाज अबाउट द OSI रेफरेंस मॉडल। तो प्लीज आई वुड लाइक यू to do share, subscribe my channel and stay tuned.